आई हैव लिव्ड फार फ्रॉम माई होम। पेरेंट्स को एक वरी होती है कि हमारा बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है तो कैसे मैनेज करेगा। अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें तो आपको वहाँ पे हायर ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। हाउ शुड आई अप्लाई देयर एंड स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करूँ, ये तो हेक्टिक प्रोसेस है। व्हाट इज योर रीजन ऑफ गोइंग अब्रॉड? क्या आपसे कोई वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जो आपको आंसर नहीं ना, जैसे आपका इंटरव्यू का नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट व्हाई आर यू गोइंग, व्हाट आर योर फंड्स, हु इज स्पॉन्सरिंग यू एंड व्हाट्स योर रीजन टू कम बैक। एंड इट वाज अ वेरी क्विक इंटरव्यू। वंस आई वाज थिंकिंग दैट इतना छोटा इंटरव्यू यार, कुछ बच्चों का तो फिर भी 25-25 मिनट आधा घंटा गया है। सो आई वॉज वरीड बैक देन। हर स्टेप के अंदर आपके पास अपने छोटे छोटे चैलेंजेस रहते ही होता है कि आपको थोड़ी यूनिवर्सिटी जाके थोड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आपको आईटीआर की भी प्रॉब्लम आती है कि यस हर यस। साल के आपके आपके पास आईटीआर नहीं होते। सारे स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं और वो 6 महीने का अमाउंट शो करने में भी कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। सो यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड इतने सारे इंटरव्यू हो गए कि यार अब तो मेरे पास ट्रैक भी नहीं है कि मैं कौन से नंबर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। मेसी नाम कितनी बार जा चुके हैं, आई डोंट हैव अ ट्रैक नाउ। बट ये सिटिंग विद मी इज अनुज टुडे एंड ये भी मसीना जा रहे हैं। सो विल टॉक अ लॉट अबाउट हिज प्रोफाइल एज वेल। बट थोड़ी सी हाइलाइट्स आपको बताता हूँ। सिर्फ 4 दिन में इनका वीजा आया, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, 4 दिन में वीजा आया। दैट मींस कुछ तो प्रोफाइल में अच्छा किया होगा। विल टॉक अबाउट दैट। टोटल फंड्स ऑफ अराउंड 15 lakhs एक्सक्लूडिंग द पेंशन पार्ट। एंड मेजर थिंग, सिर्फ 5 से 7 मिनट के उस इंटरव्यू में इनसे 10 से 12 क्वेश्चन किए गए और 4 दिन में वीजा इशू कर दिया यार। दैट मींस प्रोफाइल सच में बहुत स्ट्रांग है, या तो ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा देकर आए। विल सॉर्ट आउट एंड वी विल फिगर आउट एज वी गो अहेड इन दिस इंटरव्यू। सो मेसीना हो गया, कवर लेटर हो गया, टिप्स, चैलेंजेस, एवरीथिंग in this video in next 20 minutes with Anuj. So yes, a very warm welcome to our channel, Anuj. It's nice to meet you, Manish, and I'm very much excited to be here today. Wow, nice. Okay, Anuj. Very first thing, मास्टर्स के लिए आप जा रहे हैं। टू आवर ऑडियंस, इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। 90 प्लस इन 10th, 90 प्लस इन 12th, 8.4 इन बैचलर्स। नाउ अब जब आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल का समझ में आता है, प्रोफाइल के बाद ना जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू थिंक ऑफ अब्रॉड इज हाउ विल यू कन्विंस योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू टॉक टॉक टू देम। क्या बोलूं मैं, किस तरह से आपने कन्विंस किया कि मुझे मास्टर्स करना है बट आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर इट। सो सर, फॉर माय केस इट वाज इजी, क्योंकि पहले ही जो मेरी बैचलर्स है वो चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। सो आई हैव लिव्ड फार फ्रॉम माय होम। सो इट वाज नॉट अ बैरियर फॉर मी। फॉर एग्जांपल, जब बच्चे बैचलर्स के लिए जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को एक वरी होती है कि हमारा बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है तो कैसे मैनेज करेगा। सो दिस वाज नॉट इन माय केस। सो मैनेजिंग, मेरे पेरेंट्स को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा ही एफर्ट लगा। बस मेरे पेरेंट्स को ये ही कन्वे करना था कि द प्लेस इज गुड, द प्लेस इज सेफ एंड आई कैन इजीली कंप्लीट माय एजुकेशन देयर। राइट, सो घर से दूर आप रह चुके हैं, सो पेरेंट्स वर अ लिटिल हैबिचुअल कि यार पॉसिबल है। यस। ऑलराइट, ओके। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, पेरेंट्स ने हाँ कर दिया। नाउ यू स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन। हाउ डिड यू कम कम विद द आइडिया ऑफ कि यार यूरो ड्रीम्स के साथ जाएं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं? हाउ डिड यू फाइंड अस एंड प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट किया फिर? तो सर, जैसे ए टू जेड लगभग सभी बच्चे स्टार्ट करते हैं कि जब आपको पता नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे कौन सी कंट्री पिक करनी चाहिए। तो जैसे पहले बैचलर्स हो ही चुकी है तो उसके बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है कि आपको बेस्ट आरओआई कहाँ मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें तो आपको वहाँ पे हायर ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। वेयर एज इन कंपैरिजन इटली में जब आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, सो इट्स अ वेरी ग्रेट डील देयर इन इटली। सो फर्स्ट यू लॉक द कंट्री, फिर आप डिसाइड करते हो कि ओके, जो कंट्री तो फिक्स हो गई है, नाउ हाउ शुड आई अप्लाई देयर एंड ऑल्सो इटली प्रोवाइड स्कॉलरशिप। तो अब स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करूँ, ये तो हेक्टिक प्रोसेस है। तो the same process of YouTube goes again. And when you search about Italy, Eurodreams has done wonderful work that it has videos available in almost each and every domain. तो उसके बाद वहां से ट्रस्ट बिल्डअप स्टार्ट होना होता है कि हाँ, ये यू कैन ट्रस्ट यूरो ड्रीम्स। तो वहीं से सर आई गॉट योर नंबर्स, आई कॉल्ड द यूरो ड्रीम्स।
and then I began with my process. Wow, and thank you so much for your kind words. Actually, that's all that we create those videos for, to help people like you, because बहुत सारे स्टूडेंट है यार, हर कोई कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाता है, so we are glad that videos are helpful. Now Anuj, the next question. चलिए, आपने डिसाइड किया यूरो ड्रीम्स को पे क्या डॉक्यूमेंटेशन बेसिक बेसिक हमारी टीम ने आपसे स्टार्ट करवाया. नाउ यू कम टू द मेन पार्ट, वो डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन. फॉर एन एग्जांपल हम सीधे स्किप करते हैं कि आप पहुंच गए हैं वीजा की प्रोसेस में, एडमिशन आ गया है, प्री इनरोलमेंट हो गया है. नाउ इज द टाइम यू टॉक अबाउट योर वीजा. सो कवर लेटर में आपने सबसे पहले क्या किया, किस तरह से बनाया जाता है एक अच्छा कवर लेटर? सर, एक अच्छा कवर लेटर बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में रखने होते हैं। तो सर, सबसे पहले ये होता है कि व्हाट इज योर रीजन ऑफ गोइंग अब्रॉड। सो आपको ये क्लियर मेंशन करना होता है कि आपका रीजन क्या होता है अब्रॉड जाने का। उसके बाद आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं जो आपने शो किए हैं कि आप वहाँ पे एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपका इंटेंट ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। सो जब आप अपना कवर लेटर बनाते हो तो आपको इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। और सिमिलरली वीजा, जब आप वीजा इंटरव्यू देने जाते हो तो दीज थिंग्स शैल मैच। ऑल राइट, सो यू मीन कि एक अच्छे कवर लेटर में एक अच्छा फ्लो होना चाहिए, और जो मैं वीजा इंटरव्यू में बोल रहा हूँ उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए. आई कैन नॉट स्पीक टू डिफरेंट थिंग्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस. यस सर, कि आप अगर अपने कवर लेटर में कुछ लिखते हो और आप अपने वीजा इंटरव्यू में जाके कुछ बोलते हो तो थिंग्स डोंट मैच एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर गेट्स टू नो दैट ही इज टॉकिंग बुलशिट। Yeah, absolutely. That's not the way to do it. All right. Okay, cover letter बन गया है आपका. Now you will start preparing for your visa. आप वीजा इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करते हैं. सब कुछ ध्यान रखना होता है यार, आपकी पूरी प्रोफाइल आपको याद करनी होती है. यू नीड टू मेक श्योर कि आपको हर एक चीज आपकी प्रोफाइल के बारे में पता हो. सो किस तरह से शुरू किया प्रिपरेशन, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे या मॉक इंटरव्यू था, किस तरह से आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैं रेडी हूँ इस इंटरव्यू के लिए? सो सर, अगर आप अपनी प्रोसेस को फॉलो थ्रू करते हैं, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते टाइम कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपको प्रीटी मच आइडिया आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशंस कैसे रेडी कराए हैं। उसके अलावा आपको क्या एक और जो चीज़ ध्यान में रखनी होती है वो कि थोड़ा नर्वस नहीं है। आप अगर नर्वस नहीं हो रहे हैं और काम माइंड से जाके इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें प्रीटी मच इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड ही होते हैं और आपकी प्रोसेस से ही रिलेटेड होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक अ कंपनी इंटरव्यू जो आप देने जा रहे हैं कि आपसे कोई वो क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेंगे जो आपको आंसर नहीं ना, इट्स ऑल अबाउट यू। तो बस अगर आप वहां पे जाके नर्वस नहीं होते हैं और अपना आंसर्स जो आपने जैसे प्रोसेस बनाया है, कुछ पॉइंट जो आपको हाइड आउट करने हैं उनसे, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने स्कॉलरशिप एड ली है, तो बस ये चीजें ध्यान में रख के बाकी स्मूथ जाता है इंटरव्यू। ओके, सो जब आप इंटरव्यू के लिए गए, लाइक फ्रॉम व्हाट आई नो एंड आई हैव सीन टिल नाउ, यू आर नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. सो हाउ डिड यू टैकल दैट? इंटरव्यू में जाते हैं, किस तरह के वो 5 मिनट में आपसे क्वेश्चन किए गए? कौन से वो 8-10 ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बेस पर डिसाइड होता है कि यार आपको वीजा मिला है नहीं मिला सो सर, ये है कि जैसे इट डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ इंटरव्यू। तो अगर जैसे आपका इंटरव्यू का नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। लेकिन लकीली मैं वहां पे पहुंचा भी लास्ट में था और मेरा नंबर भी लास्ट ही था। तो है? बाय बाय द एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज आस्किंग ओनली स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस, सीधी बात, नो बकवास। हम्म. सो हाँ, हाँ. I was asked these questions only, pretty much that why are you going, what are your funds, who is sponsoring you, and what's your reason to come back, and around like these questions only. And it was a very quick interview in my case. Once I was thinking that इतना छोटा इंटरव्यू यार, कुछ बच्चों का तो फिर भी 25-25 मिनट आधा घंटा गया है। अरे So बाप रे. uh, so I was worried back then. वाह, सो 5 मिनट में यार काम हो सकता है तो फिर क्यों 20-25 मिनट का इंटरव्यू देना है? ऑल राइट अनुज, क्वेश्चंस बहुत बेसिक किए गए थे आपसे, टू द पॉइंट क्वेश्चन किए गए थे, टू द पॉइंट आपने आंसर भी किए होंगे आई बिलीव, क्योंकि 5 मिनट में अगर 10-12 क्वेश्चन हो रहे दैट मीन्स यू वर ऑन पॉइंट विद आंसर्स टू. हाँ हाँ जी एग्जैक्टली. सर, सो बिल्कुल। हाँ जी, सो आपने किस दिन अप्लाई किया था एंड किस दिन आपको कंफर्मेशन आ गया था कि यार 4 दिन है, ये वाले 4 दिन है जिस दिन आपको वीजा आ जाएगा? कब हुआ ये? सर, तो जैसे मेरी जो वीजा की अपॉइंटमेंट डेट थी वो थी 6th ऑफ नवंबर।
और सर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा कि जैसे जो वीजा की डेट्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो बाय द टाइम मेरे डॉक्यूमेंटेशंस तो रेडी हो गए थे, लेकिन जब हमने वीजा फाइल किया तो डेट अराउंड 1 मंथ लेटर की मिली है। तो पहले तो वो 1 मंथ अराउंड बीच में ऐसे ही था वेकेंट, जिसमें करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको अगर ऐसे पता है कि आपने अब एचआरडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की एचआरडी होगी है और आपके सारे मोस्टली डॉक्यूमेंट्स सब रेडी हो जाएंगे 1 to 2 वीक में डीओवी के साथ, तो आपको फिर अप्लाई कर देना चाहिए उसी टाइम वीजा के लिए। और मेरी डेट थी सर 6 अक्टूबर, जिस पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया। और 10 अक्टूबर को मेरे को मैसेज आ गया था वीएफएस से कि वी हैव कोरियर्ड योर डॉक्यूमेंट। एक बार तो मैं ऐसे ही सोच रहा था है ये क्या चल रहा है। आई अनुज, हाँ जी हाँ जी। So I was expecting at least 10 to 15 days as it's a normal time. And I'm getting message within 4 days. So I'm asking the team, ma'am, I got this message. So then they said it's mostly 99% a visa. Do not worry. So I was happy वाह then. अनुज। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली है एक्चुअली। इट्स अ पॉइंट फॉर आवर ऑडियंस, बहुत अच्छा पॉइंटर है। अगर आपको पता है, आप श्योर है कि यार अगले 1-2 हफ्ते में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग डीओबी एंड एवरीथिंग, अभी से स्लॉट्स देखना शुरू कर दीजिए। इन्होंने जैसे बताया कि यार 1 महीने बाद स्लॉट मिला है। सो इन केस अगर आप इन प्रोसेस और आपको पता है कि 1-2 हफ्ते में हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, कर दीजिए ना स्लॉट बुक, तो आपके पास जो वो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा वो कम हो जाएगा कंपेरेटिवली। राइट। सो बेस्ड ऑन दिस, अब जैसे अनुज आपने बताया, दिस वाज अ वेरी गुड टिप कि ये मैं यूज कर सकता हूँ अगर मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ तो। अकॉर्डिंगली व्हाट अदर टिप्स यू वुड गिव मी इफ आई एम गोइंग नेक्स्ट ईयर फॉर दिस वीजा पार्ट एंड दिस होल इटली प्रोसेस? और क्या टिप्स आपके पास? So one more tip that I like to add is that जब आप अपनी फ्लाइट और अकोमोडेशन शो करते हैं, तो वो भी आपको अकॉर्डिंगली शो करनी चाहिए। वैसे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही था, क्योंकि एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज तो लग ही जाते हैं वीजा आने के लिए। लेकिन जैसे अब मेरे को 4 दिन में ही आ गया, तो बाई 10th of November आई गॉट द वीजा एंड द फ्लाइट आई शोड was 31st October. So now my visa is not ओह वाओ। valid till 31st of October. So I have to wait 1 month extra for that also. So माय you गॉड। keep in check these small things, and also जब आप यूनिवर्सिटीज अप्लाई करते हैं तो थोड़ा यूनिवर्सिटीज के बारे में देख के अच्छे से, अपने कोर्स के बारे में देख के अच्छे से। तो जैसे अब मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, तो मेरे को मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने थोड़ा मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज में भी अप्लाई किया था। लेकिन उन सभी से रिजेक्शन आया, क्योंकि आपको कोर्स क्रेडिट्स चाहिए होते हैं पीछे से। तो एग्जैक्टली। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपने एजुकेशन पहले परस्यू करी है उससे ही रिलेटेड आपका जो कोर्स आप अप्लाई करेंगे, तो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रहेगी और आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आएंगे फिर। वाओ, सो यू आल्सो मीन दैट कि यार रिलेवेंसी होनी चाहिए, आप किसी भी यस, कोर्स से किसी में भी नहीं जा सकते। यस, यस। राइट। ओके अनुज, जैसा अभी तक हमने बहुत पॉजिटिव बातें करी है, टिप्स एंड एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू नो द चैलेंजेस नाउ कि पूरी प्रोसेस में फ्रॉम स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट डे ऑफ फाइंडिंग यूरो ड्रीम्स टू द डे टिल वी आर टेकिंग दिस इंटरव्यू, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यार इस प्रोसेस में, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस बहुत लंबी है। सो क्या क्या होता है? सर ऐसे मेजर चैलेंजेस तो आपको नहीं फेस करोगे, लेकिन हर स्टेप के अंदर आपके पास अपने छोटे छोटे चैलेंजेस रहते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज। तो जैसे आप जब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तो आप सारा अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाते हो। आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो गए हैं यूनिवर्सिटी से, आपकी यूनिवर्सिटी से सारे ग्रेड कार्ड्स, ट्रांसक्रिप्ट, अपनी मार्कशीट टाइम पे कलेक्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि आपको थोड़ी यूनिवर्सिटी जाके थोड़े चक्कर काटने पड़ते हैं और वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करानी पड़ती है। और उसके बाद जैसे आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप वेट करते हैं यूनिवर्सिटी से कैसे आपको एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो वैसे ही फिर अगले प्रोसेस में आप ऐसे वेट करते हैं कि अब मैंने एचआरडी के लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं, तो आज डेट मिलेगी, अब एचआरडी होके आएगा। सो यू गॉट दीज स्मॉल 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 चैलेंजेस इन द वे, and these are not so much difficult, so you should keep on doing and not worrying so much about the things. ऑल राइट। अब थोड़ा सा हम वो स्पॉन्सर की डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। वीजा आपका आ गया है, बट हाउ अबाउट स्पॉन्सर डिटेल्स? कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, किस तरह से आपने वो अमाउंट दिखाया, एंड थोड़ा वो पेंशन अकाउंट एंड उस पर भी थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। So जैसे मेरे केस में माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, एंड माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो इस केस के इसकी वजह से भी मुझे थोड़े बेनिफिट्स हुए।
क्योंकि जैसे मेरी सारी इनकम टैक्स रिटर्न्स एज वेल एज जो भी डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं वीजा के लिए स्पॉन्सर के थ्रू, वो ऑलमोस्ट सभी पहले से ही क्लियर थे सारे। हम्म। तो एक आपके पास एडवांटेज ये होता है कि जैसे अब इंडिया में मोस्ट केसेस में अगर आपके पेरेंट्स के पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती तो आपको आईटीआर की भी प्रॉब्लम आती है कि यस हर यस। साल के आपके आपके पास आईटीआर नहीं होते। तो आपको उन चीजों का भी थोड़ा चेक रखना चाहिए कि जैसे अगर आप सोच रहे हैं कभी भी अपना अब्रॉड में स्टडी परस्यू करने के लिए, तो आप पहले एटलीस्ट ये चेक करें कि क्या फंड्स रिक्वायरमेंट है, उसको 6 महीने पहले अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखें। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं और वो 6 महीने का अमाउंट शो करने में भी कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो आपको आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये आपके स्पॉन्सर के प्रूफ, वर्किंग प्रूफ एंड ऑल द फंड्स प्रूफ। तो वो आपको फर्स्ट डे से मैनेज करना चाहिए। उसके बाद सारी प्रोसेस आप साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे केस में भी ऐसे ही था। जैसे मेरे को पहले पता चला था कि इटली के लिए 7 लैक्स आपको मेंटेन करके रखने होते हैं, तो पहले मैंने 7 लैक्स मेंटेन करके रखे थे। बाद में जैसे नोटिफिकेशन अपडेट आई तो मैंने उसको चेक किया तो वो 8 लैक्स हो गया था, बाद में फिर मैंने वो 1 लाख और ऐड कर दिए थे। तो उसके अलावा फिर आखिरी में आते आते जैसे इंटरव्यूज के थ्रू ही बच्चे बता रहे हैं कि आपके पास ज्यादा फंड होंगे तो आपको और बेटर रहेगा, ज्यादा फंड होंगे तो और बेटर रहेगा। तो फिर मेरे फादर के पीपीएफ अकाउंट में भी 7 लैक्स थे आखिरी में, फिर मैंने वो भी कंबाइंड शो कर दिए। ओह। ओके। हम्म। ऑल राइट। वैसे पॉइंट पॉइंट तो अच्छा है आपका कि आप एक्स्ट्रा फंड दिखा सकते हैं, बट टू आवर ऑडियंस इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक यार। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइक 15-20 लैक्स होना ही चाहिए। हमारे स्टूडेंट है, थोड़ा चेक करिएगा हमारे चैनल को। 8, 7, 8, 9, 10, ये 7 लाख में भी, 8 लाख में भी, 9 लाख में भी और 10 लाख में भी, चारों में भी वीजा आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को भी आया, इंक्लूडिंग बैचलर्स मास्टर्स। सो इट्स नॉट अ फाउंडेशन, बट इट्स गुड। गुड, क्योंकि अगर आप ज्यादा दिखाते हैं तो नुकसान नहीं है उसका। फायदे जरूर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकते हैं, बट देर इज नो हार्म अगर आप ज्यादा फंड दिखा सकते हैं, लीगली अच्छे से प्रूव कर सकते हैं जैसे अनुज ने किया है। सो कोई टेंशन नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा फंड दिखाइए, वरना 9-10 लाख में वीजा आ सकता है। हमारे चैनल को एक बार चेकआउट करिएगा। ना अनुज, जैसे आपने ये भी बताया, चैलेंजेस पर भी बात करी। अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अनुज को ऑलमोस्ट सब कुछ पता है प्रोसेस के बारे में, बिकॉज चैलेंजेस टिप्स सब आपको पता है। सो कंसिडरिंग कि आपको जब इतना नॉलेज है, सो अगर आप आज वापस से नया वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जी जो नॉलेज है अभी आपके हाथ में है, तो क्या अभी भी आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे, या कैन यू डू इट ऑन योर ओन? एंड नॉट जस्ट वीजा, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एडमिशन टू टिल नाउ, स्कॉलरशिप, एवरीथिंग, होल इटली प्रोसेस। सर मैं कंसल्टेंट के थ्रू ही करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सर बहुत हैसल हो जाता है। जैसे अगर आपको स्पेशलाइज नॉलेज है तो उसके बाद आपको एटलीस्ट एक बिलीफ रहता है। तो जैसे हमारी केस में जैसे आप जब अप्लाई करने जाते हो तो आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सी सारी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करनी चाहिए। तो ऐसी जो हर पॉइंट ऑफ प्रोसेस है उसके अंदर एक कंसल्टेंट की हेल्प रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा आपका काम भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और सर यूरो ड्रीम्स के केस में अगर आप कंपेयर करें जिससे जो आपको वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 1,30,000 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, but the returns you are getting are higher. So I definitely tell you to have a consultant. It would make your task easy. If you can afford a consultant, then you should go for it. It will make the process a lot more easier and also better. It will help you to get good colleges and uh, get a visa successfully. वाह अनुज, टू आवर ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनुज ने बोला वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, इफ यू आर नॉट श्योर प्रोसेस किस तरह से की जाती है, एंड यू वांट कि थोड़ी सी एटलीस्ट श्योरिटी हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लेकर चले प्रोसेस में, देन यू शुड गो विद अ कंसल्टेंट। एंड मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है प्लीज कंसल्टेंट को लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यूरो ड्रीम्स इज द ओनली कंसल्टेंट इन दिस इंडिया, बट इफ यू रियली फील कि आपको कंसल्टेंट की जरूरत है, प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, गो विद अ कंसल्टेंट। यूरो ड्रीम्स नहीं तो कोई और ही सही, बट एटलीस्ट गो विद अ कंसल्टेंट। आप पूरा ईयर वेस्ट नहीं कर सकते, दैट शुड बी योर गोल रेदर देन टू सेव 1 लाख रुपीज। आई नो अमाउंट इज बिग, बट अगर आप 10 लाख रुपए लगा सकते हैं, इफ यू कैन इन्वेस्ट इन योर होल फ्यूचर, होल 1 ईयर, देन 1 लाख shouldn't be a very big amount for you in terms of securing your future. This is it. Anuj, very last question.
what would you tell me as a someone who is applying next year? एक बिल्कुल final words एक दो line में, and how was your overall experience with Eurodreams till now? So my overall experience with Eurodreams was pretty much good, wonderful. And the things I would like to tell a new student is to that pick your course carefully, pick your college carefully. Do not worry so much about the process. The process will go. You will tackle some of the problems, but they will be solved. And at the very end, when you will get the visa, you will see that it was all worth. वाह राइट छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे यू गॉट टू स्टे विद द प्रोसेस यार धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो जाएगी एंड द डे यू गेट योर वीजा सब सब क्लीन हो जाता है पीछे जो भी हुआ है सब अच्छा लगने लग जाता है right Anuj all right to our audience I guess this much only in this interview to you Anuj thank you so much for being on our channel today So thank you very much. So also I would like to share my Instagram handle. So if student want to watch the journey, done how I surely. go to the Italy, and also any doubts if they have, they can connect with me. Done, sure, no problem. We'll add your Instagram account here. And to our audience, yes, this much only in this interview. There's many more to come. आप इस बार कमेंट्स में मुझसे मत प्रश्न कीजिएगा क्योंकि अनुज खुद बोल रहे हैं यार कि आप बात कर सकते हैं तो इनकी इंस्टा आईडी हम यहाँ आपको मेंशन कर देंगे जस्ट कनेक्ट विद अनुज फॉर फर्दर क्वेरीज एंड ऐसे और इंटरव्यूज आने वाले हैं उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग